नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। बीच के पास, गाजा में बीच के पास एक छोटा सा कैफे है, कैफे था कहिए, जिसका नाम था अल बका। अब यह कैफे ऐसा था जहां पर इंटरनेट की सुविधा थी, वाईफाई की सुविधा थी। अभी तो बहुत सारे पत्रकार, सहाफी यहां बैठकर अपना काम किया करते थे, अपना लैपटॉप लेकर यहां आते थे, इंटरनेट कनेक्ट करते थे और अपनी खबरें यहां वहां जहां उनको भेजनी होती थी वहां भेजा करते थे। साथ में दुनिया भर के अखबार जो पढ़ने की जरूरत होती है वो वहां पर बैठकर पढ़ा करते थे। कल की बात है कि इजराइल ने अल बका कैफे के ऊपर हमला किया है, जहां कहीं कोई आतंकवादी होने का मामला ही नहीं है, जहां कोई मामला नहीं है, किसी टारगेट किलिंग की बात इजराइल के अपने अखबार नहीं कर रहे हैं। उस अल बका कैफे पर हमला किया गया और कई पत्रकारों को हलाक कर दिया गया। तो एक तरफ बात हो रही है सीज फायर की, दूसरी तरफ कभी कैफे पे हमला हो रहा है, कभी जो लोग कैंपों में रह रहे हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, कभी जो लोग इमदाद लेने जा रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं। इजराइल अब कह रहा है, जब सारी खबर बाहर आ गई, जब हारिज ने वो खबर छाप दी कि इजराइल के सैनिक मासूम लोगों को जो इमदाद लेने आए हैं उनको गोली मार रहे हैं, उनको कहा गया है कि अगर कोई टेंशन वाली बात नहीं हो तो भी तुम गोली मार सकते हो। कोई कह रहा है कि मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने गोली मार दी। इस तरह से इमदाद देने वाले लोगों को मारा जा रहा है। जब यह खबर आ गई और दुनिया भर में बेइज्जती होने लगी तो इजराइल की सेना कहती है कि वी हैव लर्न लेसन्स, हमने पाठ सीख लिए हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे भी होगा। तरीके शायद बदल जाएं और वो खबरें बाहर ना आ पाएं, इसलिए सहाफियों को लगातार मारा जा रहा है। ये खेल कर रहा है इजराइल और बात कर रहा है सीज फायर की। एक बात तो बहुत क्लियर है कि नीयत तो इनकी बिल्कुल नहीं है। इनके बयानात पढ़िए, इनके नेताओं के बयानात पढ़िए तो यह गजा को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन इतना उनके बस में है नहीं। पिछले 10-15 दिन की बात करें तो 20 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं इजराइल के गजा के अंदर, और रोज वहां से सैनिकों के, आईडीएफ के जो सैनिक हैं उनके मारे जाने की खबरें आ रही हैं। तो प्रेशर है। नेतन्याहू भी जानता है कि अगर ये लंबा चलेगा तो एक भी होस्टेज जिंदा नहीं बचेगा और वो इजराइल के अंदर उसकी हालत खराब कर सकता है। जो लीगल प्रोसीजर उसके खिलाफ चल रहा था उसमें तो ट्रंप ने सीधे हस्तक्षेप किया है। दुनिया में शायद पहली बार हुआ होगा कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के लीगल प्रोसीजर में, कानूनी प्रोसीजर में हस्तक्षेप किया है। और अब हर्जोग जो वहां का राष्ट्रपति है वो कह रहा है कि मैं देखूंगा नेतन्याहू के ऊपर से चार्जेस कैसे हटाए जा सकते हैं। तो लीगल लेवल पर तो यह तमाशा हो रहा है, लेकिन जनता के अंदर जो गुस्सा है, खासतौर पे होस्टेजेस को रिहा ना करवा पाने के लिए, उसके चलते हो सकता है सीज फायर हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ईरान और हमास दोनों को इस बात के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि अगर नेतन्याहू गया हुआ है अमेरिका तो कुछ भी वहां से खराब हो सकता है। वैसे इजराइल के अंदर कई सारी अलग अलग तरह की टेंशन शुरू हो चुकी है। मैं देखिए एक बात हमेशा कहता हूं कि शेर अगर पालोगे और या शेर की सवारी करोगे तो जिस दिन शेर से उतरोगे उस दिन शेर तुमको मार के खा जाएगा। वेस्ट बैंक में खुली छूट दी गई सेटलर्स को जो अलग अलग जगहों से आते हैं कि जमीनें लूटो और वहां पे रहो। अब खबर क्या आई है? अब खबर यह आई है कि उन्हीं सेटलर्स ने, जिनको आईडीएफ ने वहां पर, इजराइल की सरकार ने वहां पर बसाया था, उन्होंने ही आईडीएफ के ऊपर हमला कर दिया, आईडीएफ के ठिकाने पर आग लगा दिया, आपस में ही सारे भिड़ गए। हालत यह है कि वहां का जो रक्षा मंत्री है कार्ड्स, उसने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है कि सेटलर्स जो हिंसा कर रहे हैं उसको रोका जाए। हुआ यह था कि आईडीएफ की कोई फायरिंग थी जिसमें 14 साल का एक सेटलर, 14 साल का एक लड़का उनका घायल हो गया था। उसके बाद से वो गुस्से में हैं, लगातार आईडीएफ अपनी ही सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो फलस्तीनियों को लूट रहे थे, जब फलस्तीनियों के बच्चों को मार रहे थे, जब फलस्तीनियों का घर लूट रहे थे, तब किसी को लॉलेसनेस नजर नहीं आई। किसी को नहीं लगा कि यह गैर कानूनी है, किसी को नहीं लगा कि इनको अगर इतनी छूट देंगे तो कल हमारे लिए भी नुकसान हो सकता है। आज जेरूसलम पोस्ट छापता है कि कैंसर ऑफ लॉलेसनेस, मतलब कानून ना मानने का, गैर कानूनी होने का कैंसर फैल रहा है सेटलर्स के बीच में। कैंसर आपने ही फैलाया है, ये कैंसर आपके बीच में है। और मैं कह दूं कि ज़ायनिस्ट जो पूरा आंदोलन है यहूदियों का, वो पूरा आंदोलन तो आतंकवाद से ही शुरू हुआ था। मैं आपको एक टिप देता हूं, गूगल पे जाइए
और ज़ायनिस्ट टेररिज्म टाइप कीजिए, आपको लंबे लंबे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें पता चलेगा 1920 से 46 के बीच में आतंकवादी संगठन जो वहां पर बने, यहूदियों के जो आतंकवादी संगठन बने, चाहे वो इरगुन हो, चाहे लेही हो, चाहे हानगा हो, चाहे पोलमैक हो, इन सब ने फलस्तीन के अंदर भी और यूरोप में भी एक से एक आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। अगर किसी को याद हो किंग डेविड होटल की कहानी, आप किंग डेविड होटल इंसिडेंट टाइप कीजिएगा गूगल पे, वो पूरी कहानी आ जाएगी। जब ब्रिटिश ऑफिस जो था, पैलेस्टीनियन मामलों का ब्रिटिश ऑफिस जो होटल डेविड में था, उस पर अरबों की तरह कपड़े पहनकर ये जो इनका इरगुन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लोग गए और बमबारी की थी और उसको काफी हद तक तबाह कर दिया गया था। ये कहना ये चाह रहे थे, दिखाना ये चाह रहे थे कि अरबों ने ये किया है, लेकिन असल में इन्होंने किया था, पकड़ में आए, गिरफ्तारियां वगैरह हुई। तो जो देश आतंकवाद की बिना पर ही पैदा हुआ है, ये जो आतंकवादी संगठन है, डेर यासीन की घटना मैं पहले आपको बता चुका हूं और भी कई घटनाएं बता चुका हूं। इन घटनाओं को अंजाम देने वाले जो आतंकवादी संगठन थे, इनके सरगना इजराइल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। तो जो मुल्क आतंकवाद के ही बेस पर खड़ा हुआ हो, वो सारी दुनिया को आतंकवादी कहता हो, अपनी मुखालिफत करने वाले हर मुल्क को आतंकवादी कहता हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितना नाटक है। तो अंदर जो इनके ये हिंसा फैल रही है, वो उसी वजह से फैल रही है जो ट्रेनिंग लोगों को ज़ायनिज़्म के तहत दी गई है, जिसमें जो भी आपकी मुखालिफत करे आप उसको मार डालिए, काट डालिए, आपके यहां कुछ नहीं होगा। आप फलस्तीनी वीडियोस देखिए, आप इजराइल के अंदर के वीडियोस देखिए, वो फलस्तीनी जिन्हें इजराइल की नागरिकता मिल चुकी है, जो वोट दे सकते हैं, उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर होता है, कभी कोई गाड़ी वाला कुचल देता है, कभी कोई सड़क पर मार देता है और किसी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ये जो जहर इन्होंने फैलाया है, एक दिन इनको ही डसेगा। साथ में एक और बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में अवाम का जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा है, वो भी एक वजह है कि अमेरिका किसी भी तरह का सीज फायर करवाना चाहता है। तंजानिया से इस वीडियो को आप देखिए, ये स्क्रीन पर आकर देखने वाली वीडियो है। इसको देख के आंख भर जाती है कि किस तरह से दुनिया भर में लोग गजा के मजलूमों के साथ खड़े हो रहे हैं। उधर कुछ मजेदार घटनाएं घट रही हैं सीरिया के साथ। सीरिया में भी जो आदमी बैठा हुआ है जोलानी, वो इन्हीं का, इजराइल का और अमेरिका और टर्की का पाला हुआ आतंकवादी है। आईएसआईएस का आतंकवादी था। कल तक उसके सर पर $10 मिलियन का इनाम था और अब ट्रंप ने सीरिया के ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा दिए हैं, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका, जिसने उसको बनाया था, जिसने उसको पाला पोसा था, उनकी गुलामी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ईरान के साथ इतनी लड़ाई हुई, उसकी जबान नहीं खुली। फलस्तीन पर उसकी जबान नहीं खुलती है, बस इजराइल के गाने गाता रहता है। तब भी जब इजराइल ने गोलानी हाइट्स पर सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिनको मुल्क से मोहब्बत होती है, जो मुल्की होते हैं, उनको अपनी जमीन की फिक्र होती है। एक बाहर से आया हुआ आतंकवादी जिसको सीरिया की गद्दी पर बिठाया ही इसलिए गया है कि वो इजराइल की चमचागिरी कर सके, इजराइल की रखवाली कर सके, उसको अपनी जमीन की क्या चिंता होगी? उसको कोई चिंता नहीं। वो बार बार कह चुका है इजराइल के साथ हमको नहीं लड़ना है। और टर्की के आर्दोगा, जो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं या खुद को लीडर समझते हैं, वो भी सीरिया के साथ समझौता कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सारा का सारा, आप देख रहे हैं, सैंक्शन हटा दिया है। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब कहा जा रहा है इजराइल के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। उन जमीनों को लेकर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है, जिन जमीनों पर कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, लेकिन कुल मिलाजुलाकर वो जमीनें भी, गोलानी हाइट्स भी हमेशा के लिए इजराइल के पास चला जाएगा। और सीरिया जो एक शानदार मुल्क हुआ करता था, वो इजराइल का गुलाम मुल्क बनकर रह जाएगा।